तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे इंडिया ने इंग्लैंड को सेकेंड ओडीआई में थ्रैश किया है कटक में, और जिस तरीके से मैच को वन साइडेड बनाया। पूरी कोशिश की इंडिया ने लास्ट में जाके कि नहीं, हम इसको फाइट को लाइव रखेंगे, पर स्टिल इंडिया विक्टोरियस रही उस मैच में। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन इस मैच में इंडिया का रहा वो है हमारे कैप्टन, हमारे हिटमैन रोहित शर्मा की वो इनिंग्स 119 रन की इनिंग्स जो 80 बॉल्स पे उन्होंने बनाई है। और काफ़ी अच्छा साइन है, काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स हिज हिटर्स। और जितने भी क्वेश्चंस थे जो कि पूरे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में उठ रहे थे कि क्या रोहित शर्मा फिनिश्ड हैं, क्या वो और खेलेंगे, पर हमको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी थी कि ओडीआईज में रोहित शर्मा एक डिफरेंट बीस्ट रहे हैं हमेशा से। और ये उनका फॉर्मेट रहा है, ये ऐसा फॉर्मेट रहा है जहाँ पे हमेशा से हमने रोहित शर्मा को देखा है कि वो फेल नहीं हुए हैं। और फेल अगर थोड़े बहुत टाइम तक स्लम्प आया भी है तो वहाँ पे उन्होंने हमेशा वापसी की है। तो ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए। यहाँ से इंडिया बिल्ड करेगी बिल्कुल कि हमारे पास एक ऐसा ओपनर स्टिल अभी भी है, वो फिनिश नहीं है, बहुत अच्छा खेलते हुए आए हैं, फिर से खेल रहे हैं। और जिस तरीके से 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने काम किया था, बहुत हद तक इंडिया चाहेगी कि वैसा कुछ करके दें। और बिल्कुल रोहित शर्मा भी बैंक करना चाहेंगे खुद के एक्सपीरियंस पे, एक और ट्रॉफी के लिए जाना चाहेंगे। और इंडिया एज अ साइड, इंडिया एज अ फुल स्क्वाड कंडीशंस को देखते हुए बिल्कुल हमको कहना पड़ेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग साइड दिख रहा है आउट ऑफ ऑल द 8 मेंबर्स। ऑस्ट्रेलिया सफ़र कर रहा है विद देयर मेंबर्स, उनके जो काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं वो मिस आउट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। और बहुत सारे ऐसी टीम्स भी हैं जो कि जिनके सीनियर्स नहीं चल पा रहे हैं, जिनके स्क्वाड ही अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में इंडिया बहुत ही क्लियरली आउट एंड आउट एक सबसे अलग टीम दिख रही है। तो इंडिया बिल्कुल बैंक करेगी खुद को और चाहेगी कि जीते चैंपियंस ट्रॉफी को और अच्छे फॉर्म को मेंटेन करे जैसे कि अभी उनका चल रहा है। तो सबसे पहले मैच की शुरुआत के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और सबसे पहले बैटिंग चूज़ किया। अच्छी कंडीशंस थी बिल्कुल, लास्ट में जाके सेकंड इनिंग्स में ड्यू भी आई है, लेकिन इंग्लैंड ने पहले बैटिंग ली और उसके बाद में अच्छा स्टार्ट भी उनको मिला। एक चीज़ थी कि जो फर्स्ट इनिंग्स में जो विकेट था वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हुआ, मतलब एक टाइम के बाद लगा कि विकेट थोड़ा ड्राई हो रहा है, बॉल थोड़ी सी फंस रही है। जडेजा काफ़ी अच्छा करके गए और बिल्कुल 2 मैचेस में लगातार एकदम आउट एंड आउट चैंपियन प्लेयर लगे हैं। तो सेकंड इनिंग्स में जाके थोड़ा सा चेंज लगा, बैटिंग बहुत इजी लगी। शाम को थोड़ा सा मॉइस्चर आता ही है विकेट पे यूजुअली, तो वो हमको दिखा कि बैटिंग बहुत इजी हो गई सेकंड इनिंग्स में जाके। ड्राइनेस होना बंद हो गई, जब धूप चली जाती है तो ड्राइनेस होनी बंद हो जाती है। साथ ही में ये भी था कि मतलब कम हो जाती है। साथ ही में ये भी था कि ड्यू बहुत लेट तो नहीं, लेकिन 8 साढ़े 8 के आसपास आई। थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई, लेकिन इनफ था कि इंडिया वहाँ से मैच शायद हारती, उसमें बैट्समैन का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता। उतनी ज़्यादा कंडीशंस इतना फेवर नहीं करती इंग्लैंड को, बिल्कुल भी फेवर नहीं करती कि इंडिया वहाँ पे अपने विकेट्स को उतना आसानी से दे देता, क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी उनकी बॉलिंग के लिए। स्टिल उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फिल सॉल्ट और बेन टकेट आते हैं ओपनिंग पे। और जिस तरीके से पहले हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 11 में क्या चेंजेस हुए, ताकि ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे 11 में कुछ चेंजेस यहाँ पे हमको दिखाई दिए। पहले तो इंडिया के चेंजेस की बात करते हैं, तो हमको वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू होता हुआ दिखा। रोहित शर्मा ने कहा कि कुलदीप इज़ रेस्टेड फॉर दिस मैच, तो वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है इस चीज़ से कि कुलदीप अच्छे फॉर्म में है, उनको गेम टाइम की ज़रूरत नहीं है, तभी उन्होंने ये चीज़ कही होगी। वरना मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप को शायद एक और मैच मिलना था, एक और मैच, मतलब 2 मैचेस बाकी हैं, वो खेल के जाते अच्छा होता, पूरे रिदम में वापस आते। इंजरी के बाद आए थे, फर्स्ट मैच में थोड़े से रस्टी लगे, तो शायद उनको हेल्प करता कि वो और ज़्यादा मैच प्रैक्टिस लेके जाते टूवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी। पर वरुण चक्रवर्ती को डेब्यू मिलता है, उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, वो ग्रो करते, बिल्कुल आउट करते, बिल्कुल वो दिखता जो विकेट था। लेकिन शायद उनसे और बेटर आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन स्टिल उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की, ठीक बॉलिंग थी। लेकिन कुलदीप यादव जो है उनको शायद ये मैच खेलना चाहिए था। साथ में सेकंड चेंज जो कि बिल्कुल होना ही था, जब विराट कोहली फिट होते हैं तो किसी को भी ड्रॉप करना पड़े, विराट कोहली को खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो जायसवाल जो कि पहले मैच के डेब्यूटेंट थे उनको बाहर किया और कोहली उनकी जगह पे वापस आए। तो बहुत बड़ा एक जो पॉजिटिव साइन था इस मैच का वो यही था कि श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स आई थी पिछले मैच में, और इन जनरल भी हमको ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि जो टॉप 4 इंडिया का होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था कि ओपन करते रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 1 डाउन आते विराट कोहली और 2 डाउन आते हमारे श्रेयस अय्यर। ये इसके साथ टिंकर किया गया था फर्स्ट मैच में, पता नहीं क्यों। अगर उस मैच से विराट कोहली आउट थे तो गिल और रोहित शर्मा ओपन कर सकते थे, श्रेयस अय्यर 1 डाउन आ जाते, या फिर मे बी ऋषभ पंत भी आ जाते स्क्वाड में, तो आप आराम से किसी को मैनेज कर सकते थे कि श्रेयस अय्यर 1 डाउन खेल जाते, 2 डाउन ऋषभ पंत खेल जाते, 4 पे 5 पे आप देखते कि राहुल आ जाते, 6 पे जो भी हार्दिक, अक्षर, जडेजा, जैसे भी आपको करना था। लेकिन पहले मैच में जायसवाल को डेब्यू मिलना वॉज नॉट अ गुड साइन।
अच्छी बात है, यंगस्टर्स को आपको मौका देना है, वो बात सही है। लेकिन आप टॉप 4 जो आपके फॉर्मेशन है, आप उसके साथ में टिंकर नहीं करते हर मैच में, कि आपने गिल को पहले ओपन कराया, फिर गिल को नीचे लाया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बताता है कि मैनेजमेंट अपने आप में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड है, और ये कन्फ्यूजन एक बड़े टूर्नामेंट के पहले नहीं होना चाहिए। तो ये एक साइन था कि आपने फर्स्ट मैच में गिल को नंबर 3 पे खिलाया, फिर आप वापस से ओपन उनसे करवा रहे हैं। तो शायद बहुत अच्छी चीज़ ये नहीं है, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। तो अच्छी चीज़ है कि इस मैच में कम से कम हमको दिखाया कि गिल और रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं। ओपन किया उन्होंने। विराट कोहली नंबर 3 पे आए हैं, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे आए हैं, अक्षर नंबर 5 पे आए हैं। तो ठीक है, मतलब ये अगर ऐसे ही चलता है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। साथ ही में यशस्वी बिल्कुल अनलकी रहेंगे ड्रॉप होते हुए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है टीम के लिए कि उनको अभी ड्रॉप रखा जाए। उसका रीज़न ये है कि हम बिल्कुल मानते हैं कि वो एक मैच विनर प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी प्रूव किया है बाकी तो फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में, ओडीआईज़ के अलावा। हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम उनको मौका दे पाएँ, लेकिन जब दिख रहा है कि अभी शायद चैंपियंस ट्रॉफी एकदम सिर पे है, तो वहाँ पे हमको उनको बाहर रखना पड़ेगा। तो जायसवाल बिल्कुल मैच विनर प्लेयर है, लेकिन उनको नहीं खिला सकते हैं अभी। साथ ही में ये भी था कि इस मैच में भी हमको हर्षित राणा खेलते हुए दिखे हैं। तो हर्षित राणा और अर्शदीप स्टिल ये क्वेश्चन रहेगा। हर्षित राणा का ये वाला जो मैच था, ये थोड़ा-सा कम अच्छा गया उनकी जो पहले मैच के मुकाबले, जो उन्होंने कमबैक किया, फर्स्ट मैच में रन्स खाए, पर फिर कमबैक किया, 3 विकेट्स लिए। तो कुछ अच्छे साइन्स थे। इस मैच में थोड़े से राणा लगे हैं कि हाँ, वो दिखता है कि यंग ब्लड है, तो शायद थोड़े से इनकंसिस्टेंट भी रहे लाइन लेंथ में। तो अर्शदीप और राणा, ये क्वेश्चन अभी भी है कि कौन चैंपियंस ट्रॉफी में स्टार्टर रहेगा अगर बुमराह नहीं आते हैं तो। बुमराह के बारे में भी बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन कौन रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी है, क्योंकि अर्शदीप सिंह आपको अलग वैरायटी देते हैं, हर्षित राणा अलग वैरायटी देते हैं, और शमी के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो इसके पूरे वीडियो में हमको शायद बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी रहेगी, पर अभी हम देख रहे हैं कि क्या चेंजेस है 11 के ऊपर। साथ ही में अगर वरुण को डेब्यू मिलता है, साथ ही में हम देखेंगे कि इंग्लैंड की तरफ से क्या चेंजेस हुए हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से हमको दिखे हैं 3 चेंजेस। 3 चेंजेस में से एक तो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रेनलेस चीज़ हुई है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को आप बाहर नहीं कर सकते। अब वही बात है कि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है कि जोफ्रा आर्चर इंजर्ड थे, वह तभी बाहर हुए हैं कि नहीं, ये एक चीज़ है। अगर आर्चर इंजर्ड थे तब बाहर होना ठीक है, पर अगर नहीं थे तो आर्चर को आप बाहर नहीं कर सकते। और जोफ्रा आर्चर ने जो न्यू बॉल से किया है अभी तक, आप ये नहीं कहेंगे कि सबसे अच्छे बॉलर लगे हैं दुनिया के, लेकिन इस सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से जो भी बॉलर्स खेले उनमें वो बेस्ट लगे हैं न्यू बॉल से। साकिब महमूद को भी आप बोल नहीं सकते, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो जोफ्रा आर्चर क्यों ड्रॉप हुए, इंजर्ड थे कि नहीं थे, ये मुझे एकदम अभी याद नहीं आ रहा है दिमाग में। लेकिन अगर वो फिट थे तो उनको ये मैच खेलना चाहिए था, क्योंकि न्यू बॉल से वह स्टार्टर्स आपके गस एटकिंसन और साकिब महमूद ने किया था। साकिब महमूद ने प्रूव किया है कि न्यू बॉल से वो क्यों खेलना चाहिए इस इंग्लैंड की टीम में। तो बिल्कुल उन्होंने अपना काम अच्छे से करके दिखाया है 2 मैचेस में अभी तक। और साथ ही में अगर गस एटकिंसन से आप एशियन कंडीशंस में न्यू बॉल उनको देते हैं, तो बहुत आप पहली बात तो एक कम पेस वाले बॉलर के साथ में जा रहे हैं। दूसरी बात में आपने ब्रैडन कार्स को रिप्लेस किया है वहाँ से। ब्रैडन कार्स ने पूरा T20 सीरीज बहुत अच्छे से खेला है। एक मैच उनका फेल हुआ, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस है कि ब्रैडन कार्स ने उनसे अच्छी बैटिंग भी करके दिखाई है, और एशियन कंडीशंस में ब्रैडन कार्स जो कि हिट द डेक हार्ड बॉलर हैं, अपना पेस लेके आते हैं और दम से डालते हैं बॉल। ऐसे बॉलर्स आपको चाहिए कि जो आप अपनी जान लगा के बॉलिंग करें यहाँ की कंडीशंस में, बजाय गस एटकिंसन जैसे, जो कि उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाते हैं बॉल में, ऐसा दिखता है। और गस एटकिंसन ने उनकी बैटिंग भी जो है वो ठीक है, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वो लो डाउन दी ऑर्डर, बट आई फील कि ब्रैडन कार्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इवन विद द बैट। तो वो क्यों ड्रॉप हुए एक मैच में, समझ में नहीं आया। जेकब बेथेल ने ये मैच को मिस आउट किया, उन्होंने भी क्यों किया वो भी मुझे याद नहीं है। शायद हो सकता है इंजरी कंसर्न हो, या फिर क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, 57 रन उन्होंने बनाए थे। और जेकब बेथेल लगे कि यंग ब्लड है, यंग सेंसेशन है, उभर के दिखे हमको। और एक क्वेश्चन था कि आने वाले मैचेस में कैसा करते हैं टूवर्ड्स द बिल्डअप टू चैंपियंस ट्रॉफी, पर इस मैच में वो बाहर दिखे हमको। आई होप कि नेक्स्ट मैच में वापस आएँ, क्योंकि जेकब बेथेल 57 रन बना के गए थे, अच्छे रिदम में दिख रहे थे, अच्छा करते हुए दिखे मुझे। तो मुझे लगा कि जेकब बेथेल खेलना चाहिए थे। अब इंजर्ड थे कि नहीं, ये भी मुझे अपने आप को क्लैरिफाई करना होगा पहले। तो जेकब बेथेल भी खेलना था ये मैच, पर ठीक है। तो चेंजेस ये थे कि ब्रैडन कार्स की जगह गस एटकिंसन आते हैं, मार्क वुड आया जोफ्रा आर्चर की जगह। मार्क वुड के साथ में एक चीज़ है कि आप उनको न्यू बॉल नहीं दे रहे थे। तो अगर आप उनको न्यू बॉल नहीं दे रहे थे, तो फिर जोफ्रा आर्चर क्यों बाहर थे, वो एक चीज़ है। तो अगर आने वाले मैचेस में जोफ्रा आर्चर को फिटनेस के इश्यूज़ नहीं है, तो जोफ्रा आर्चर बिल्कुल स्टार्ट करने चाहिए न्यू बॉल से, पहला ओवर उनको देना चाहिए, साकिब महमूद को देना चाहिए। ये 2 बॉलर्स आपको स्टार्ट करके देना ही चाहिए। मार्क वुड से मुझे कोई उनसे ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है, लेकिन मार्क वुड
विथ द न्यू बॉल थोड़े से रन ज़्यादा कंसीड करेंगे, वो पेस बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, उनका ज़्यादा फोकस होता है कि मैं कैसे तेज़ बॉल डालूँ। तो वो एक चीज़ है, न्यू बॉल से शायद मूवमेंट जितना लेना चाहिए उतना आर्चर और साकिब महमूद ही ले सकते हैं, मार्कवुड नहीं ले सकते हैं। इवन गस एटकिंसन इज अ बेटर न्यू बॉल बॉलर देन मार्कवुड। तो वन चेंज आते हुए हमको दिखे भी मार्कवुड, वो एक चीज़ है। दूसरी बात ये भी थी कि एक चेंज जो हुआ था, जेकब बेथेल की जगह पे हमने देखा जेमी ओवर्टन आए थे। जेमी ओवर्टन के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी। एक बहुत ही फनी प्लेयर लगे हैं मुझे इस पूरे उनके इंग्लैंड के टूर में, इंग्लैंड जो आया है इस पूरे इंडिया के टूर में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू हुआ, थोड़ा विकेट पे इनवेरिएबल बाउंस भी था, हमको लगा कि शायद उनको हेल्प करेगा, कुछ बॉल उनकी फंस के आ सकती है, तो वो एक चीज़ थी, इनवेरिएबल बाउंस भी विकेट में काफ़ी शुरुआत से दिखा। अब जो फर्स्ट हम बात करेंगे इंग्लैंड की बैटिंग कैसी रही, इंडिया की बॉलिंग कैसी रही, हमको एक बार स्कोर कार्ड देखना होगा उसके लिए। बाकी पूरे स्कोर कार्ड में आप जब भी खोलेंगे रोहित शर्मा राइट एट द टॉप हमेशा आपको दिखेंगे यहाँ से भी, लेट्स होप। और इस मैच में भी उन्होंने पूरा तबाह कर दिया इंग्लैंड को। तो फिल सॉल्ट 26 रन बना के आउट हुए, बोल्ड वरुण कॉट जडेजा। तो फिल सॉल्ट के साथ आज एक चीज़ थी कि थोड़े से रस्ती दिख रहे थे। फिल सॉल्ट ने शुरुआत से शमी को स्ट्राइक तो किया, लेकिन फिल सॉल्ट थोड़े से रस्ती लगे, जैसे कि वो पहले मैचेस में थोड़े से तेज़ खेल रहे थे। विकेट पे शुरुआत में फर्स्ट इनिंग्स में मुझे लगा कि थोड़ा सा बाउंस कम था, और उस बाउंस का फायदा शायद फिल सॉल्ट को नहीं मिल पाया क्योंकि बाउंस था नहीं विकेट पे। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया और थोड़े से रस्ती लगे मुझे। बेन डकेट नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग्स खेल गए, 56 बॉल पे 65 रन बनाए, 116 का स्ट्राइक रेट उनका था। तो बेन डकेट ने बिल्कुल बताया कि हाँ क्यों ओपन करवा रही है इंग्लैंड की टीम मुझसे, लेकिन थोड़ा शायद और अगर चले जाते आगे तो शायद इंग्लैंड की टीम खुश होती, इंग्लैंड के फैंस खुश होते हैं। और जिस बॉल पे भी वो आउट हुए कि वो बॉल छक्के वाली ही थी, मतलब वो बॉल ओवर पिच थी, आगे छक्का डिजर्व करती थी, लेकिन उनका बैट थोड़ा सा उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया और वो आउट हो गए। लेकिन थोड़े अनलकी रहे, लेकिन बेन डकेट से बिल्कुल होप करेगी इंग्लैंड की टीम की वो रन बनाए, और अगर 65 रन बना रहे हो आप तो आप उसको लंबा लेके जाओ, जैसे आज रोहित शर्मा उसको लंबा लेके गए, तो वो एक चीज़ है। आज एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि जो रूट और हैरी ब्रूक ने टाइम लिया, तो जो रूट 69 रन बना के आउट हुए, हैरी ब्रूक 31 रन बना के आउट हुए। और एक बहुत अलग चीज़ जो कि हमको यूजुअली दिखाई देती नहीं है, हैरी ब्रूक ने 59 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है 52 बॉल्स पे। तो ये भी एक चीज़ इसके बारे में हम और अभी डिटेल में बात करेंगे। जॉस बटलर 34 रन बनाए हैं, बटलर भी लगातार इस रेंज में रन बना रहे हैं कि स्टार्ट उनको मिल रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। एज अ कैप्टन वो भी शायद खुद से चाह रहे होंगे करना है, लेकिन वो अभी तक तो नहीं कर पा रहे। शायद पाकिस्तान में जब जाएँ तो वो हेल्प करें, वहाँ की कंडीशन उनको हेल्प करें, जो कि बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छी हैं बजाय इंडिया के अभी जो उनको मिल रही है। जेमी ओवर्टन सरप्राइज इंक्लूजन, फनी प्लेयर, 6 रन बना के वो भी आउट हुए। पता नहीं क्या शॉट मारने गए थे वो, और उनकी टेक्निक तो बहुत ही, मतलब हंसी आती है उनको देख के कि क्यों आप इस लेवल पे खेल रहे हो। तो बहुत ही, ना वो पूरे बॉलर लगते हैं ना वो पूरे बैटर लगते हैं, कहीं से भी लगता नहीं है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के उनके अंदर कुछ गुण हैं, वो एक चीज़ है। गस एटकिंसन 3 रन बना के आउट हुए, आदिल रशीद 14 रन बना के आउट हुए। अच्छा तेज़ खेल के गए इस मैच में भी, लेकिन थोड़े से अनलकी रन आउट उनका हुआ। अनलकी उनकी खुद की गलती भी थी, लेकिन शायद देखा नहीं लियम लिविंगस्टन को और भाग गए। तो ये था 304 रन उन्होंने बनाए इंग्लैंड ने, और ऑल आउट हुए सेकेंड लास्ट बॉल पे होते इनिंग्स। तो ये कुछ स्कोर कार्ड था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि शमी की जो फिटनेस है, शमी काफ़ी रस्सी लगे हैं पूरी इनिंग्स में, एक्सपेंसिव भी काफ़ी रहे। एक बार हम देखते हैं कितने रन उन्होंने दिए थे। तो 7.5 ओवर में 66 रन उन्होंने दिए हैं, इकनॉमी 8.42 का बनता है। तो ये कुछ वरिंग साइन ज़रूर रहेंगे इंडिया के लिए, क्योंकि मोहम्मद शमी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये विकेट्स भी लें, रस्सी ना लगें, कंसिस्टेंट रहें अपनी लाइन लेंथ्स में, जो कि चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग लगी हैं। उतना शायद पेस भी हमको नहीं दिख पा रहा है, थोड़े से रस्ती लग रहे हैं। तो ये जो फिटनेस का उनका कंसर्न है, ये बहुत टाइम से लगातार इस पूरे इंग्लैंड जब से यहाँ पे T20 आए से भी दिख रही है हमको, लगातार एक चीज़ दिख रही है कि शायद मोहम्मद शमी अपने फुल फ्लो में नहीं है। तो क्या उनको रश किया गया है इन द स्क्वाड, ये क्वेश्चन रहेगा। स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आने वाली है, उसमें अगर आप एक नॉट सो फिट शमी के साथ जाएंगे तो क्या ये कंसर्न हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा इंडिया के लिए, इंडिया के चांसेस को भी हर्ट कर सकता है। क्योंकि शमी अगर स्क्वाड में है तो आप उनको सबसे पहले चाहेंगे कि वो खेलें, बुमराह भी साथ में खेलें। तो शमी का फिटनेस का कंसर्न एक बहुत सीरियस कंसर्न है। लेट्स होप कि वो ठीक रहें, एक्सपेंसिव रहे काफ़ी, लेट्स होप आगे से ना रहें, और टीम के लिए वो अच्छा रहेगा, वही चीज़ थी। दूसरी बात, न्यू बॉल से ताना भी बॉलिंग करने आए, थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद वो जो एक डोमेस्टिक की जो रगड़ लगती है, किसी रगड़ा लगता है जो किसी बॉलर को या किसी बैटर को, उसकी कमी साफ दिखाई दी, क्योंकि न्यू बॉल से थोड़े से इनकन्सिस्टेंट रहे वो। लाइन लेंथ उनकी थोड़ी सी चेंज हो रही थी, थोड़े रिएक्शनरी लगे बॉलिंग में। और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ न्यू बॉलर जो कि अभी अभी जिसने खेलना स्टार्ट किया है, जिसको डोमेस्टिक का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या
डोमेस्टिक उनको खेलना चाहिए और ज़्यादा आने वाले टाइम में जब भी वो फ्री रहें, वो एक चीज़ रहेगी। और साथ ही में ये चीज़ है कि बस वो अपनी लाइनेंस पे थोड़ा-सा काम करें, क्योंकि अगर आप न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप स्लोअर बॉल्स न्यू बॉल से नहीं फेंक सकते हैं, आप इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, वरना आप विकेट्स नहीं ले पाएँगे। और न्यू बॉल सबसे अच्छा वेपन है फास्ट बॉलर के पास में, इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम। आप किसी भी फॉर्मेट की बात करें, न्यू बॉल से आपको विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो हर्षित राणा थोड़े से लैग करते हुए दिखे इस चीज़ में, और थोड़े से स्पॉट ऑन नहीं लगे, आप ये कह सकते हैं। पर लेट्स होप कि हर्षित राणा उस चीज़ पे काम कर पाएंगे। आप एक मैच से पूरे प्लेयर को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेट्स होप कि वो आगे से इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करते हुए दिखें। तो पिच शुरुआत से लगा कि शायद फर्स्ट इनिंग्स में उतना ज़्यादा रन्स नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा लो रह रहा था। कुछ बॉल्स में इनवेरिएबल बाउंस भी हमको दिखा, थोड़ा सा लो भी रहा। तो वो एक चीज़ थी इस पूरे विकेट की। शॉट लगे रस्टी, और ब्रूक और जो हैरी ब्रूक और जो रूट ने टाइम लिया, वो बहुत कुछ चीज़ें बताता है। एक चीज़ तो ये बताता है कि कैसे बेसबॉल इस मैच में थोड़ा सा चेंज अप्रोच लेके आया, क्योंकि जब आप बेसबॉल की बात करते हैं तो आप एक चीज़ समझते हैं कि कोई भी बैटर आएगा, वो आएगा और वो मारेगा। अब ऐसे में क्या आपको कोई प्लेयर्स चाहिए, स्पेशली ओडीआई जैसे फॉर्मेट में, जहाँ पे आपको टाइम लेना किसी को ज़रूरी है, क्योंकि आपको 50 ओवर्स खेलना है, और स्पेशली इन एशियन कंडीशंस, जहाँ पे शायद आपको हर मैच में 400 रन नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ 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 विकेट ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप 250 रन भी बनाएं तो वहाँ पे आप मैच में लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैच में जो मैच नागपुर में था, तो उस मैच में शायद अगर इंग्लैंड 280 बनाती तो वो मैच जीत भी सकती थी। तो ऐसे आपको ज़रूरी है कि आप कंडीशंस को देखें, थोड़ा असेस करें, और एक दो प्लेयर्स को जिम्मेदारी देकर रखें कि अगर विकेट थोड़ा सा भी फंसे या थोड़ा सा भी बॉल उतना इजी ऑन बैट नहीं आए, तो आपको एंड तक खेलने को देखना है। तो इस मैच में कम से कम हैरी ब्रूक ने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया, लेकिन आप कम से कम ये चीज़ कह सकते हैं कि इस सीरीज़ के लिए ना सही, इस मैच के लिए ना सही, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड की जो स्क्वाड है, जो थिंक टैंक है, उसने कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ की है, वो यही है कि उन्होंने इस मैच में जो रूट और जो हैरी ब्रूक है, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। ठीक है, हैरी ब्रूक थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गए, लेकिन अच्छे साइंस है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि वो गेम को एंड तक लेके जा रहे थे। तो एक चीज़ है बेसबॉल की, जो कि थोड़ी सी चेंज करना ही पड़ी मैकुलम को, इन जनरल टीम मैनेजमेंट को, जो कि अच्छे साइंस है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि कंडीशंस देखनी बहुत ज़रूरी है। आपको राइट क्रिकेट खेलना है, आपको ब्लाइंड क्रिकेट नहीं खेलना है, ये कुछ चीज़ें ज़रूर रहेगी जो कि उनको आगे भी देखनी होगी। तो वो एक चीज़ थी। साथ ही में जब हैरी ब्रूक आउट हुए, शुभमन गिल ने बहुत ही बेहतरीन कैच उनका पकड़ा है। वो उस कैच की आप जितनी तारीफ करें कम है, और वो स्लो बॉल थी, और शायद उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था हैरी ब्रूक के ऊपर कि उन्होंने ज़्यादा बॉल्स ले ली थी, तो एक शायद उस शॉट को अवॉइड किया जा सकता था। स्लोअर बॉल थी वो, राइट इन द पिच, तो वहाँ से शायद उसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अवॉइड नहीं किया। लियम लिविंगस्टन अच्छे दिखे इस मैच में, लास्ट में आके क्रूशल 40 रन उन्होंने टीम को बना के दिए। हम अभी तक बात कर रहे थे कि लियम लिविंगस्टन को बेटर करना पड़ेगा, टीम बहुत बैंक कर रही है उनके ऊपर, तो लियम लिविंगस्टन हमको इस मैच में कम से कम ये चीज़ करते हुए दिखें। काफ़ी क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इस मैच में उन्होंने किया 304 रन तक पहुंचाने का। अनलकी रहे, लास्ट बॉल पे रन आउट हुए, सेकंड लास्ट शायद 3 बॉल बाकी थी, वहाँ पे रन आउट हुए, शायद और 8-10 रन बना के दे सकते थे टीम को। तो एक अच्छी चीज़ है कि लियम लिविंगस्टन भी कम से कम थोड़े से फॉर्म में आए, थोड़े से ग्रूव में आए और काम किया उन्होंने। और दूसरी बात जेमी ऑर्टन की हमको करनी ही पड़ेगी कि जेमी ऑर्टन क्यों है इस टीम में, क्योंकि वो बैटर नहीं है। आप नंबर 7 पे जेमी ऑर्टन को कैसे खिला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलराउंडर जो भी खेले वो अब ऐसा खेले कि कम से कम अगर मैच कभी फंस जाए तो वो खड़ा हो जाए विकेट पे, और वो भी उतनी अपनी एबिलिटी रखे कि वो मैच को ख़त्म कर सकता है, जिताए टीम को। जैसे ये आप उम्मीद हमेशा हार्दिक पांड्या से कर सकते हैं, और जेमी ओवर्टन इस टीम में बेन स्टोक्स की जगह ले रहे हैं। अगर बेन स्टोक्स रिटायरमेंट नहीं लेते 50 ओवर्स फॉर्मेट से, तो आपको बेन स्टोक्स खेलते हुए दिखते। तो क्या बेन स्टोक्स से जेमी ओवर्टन के बीच में आपके पास कोई प्लेयर नहीं है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सैम करन को आप खिला सकते हैं उनसे बेटर, तो सैम करन उनसे बेटर बैट्समैन भी हैं, उनसे बेटर बॉलर भी हैं, लेफ्ट आर्म का एंगल भी लेके आते हैं, तो क्या आपको जेमी ओवर्टन को खिलाना इतना ज़रूरी है? तो ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे भी कि सैम करन को आप प्लीज़ खिला लो उनकी जगह पे, क्योंकि दया आती है ऐसे किसी टीम को देख के कि इतना बड़ा रिकग्नाइज नेम है और जेमी ओवर्टन को वो खिला रहे हैं। तो ठीक है, बॉलिंग तब भी उन्होंने ठीक की है, लेकिन स्टिल आप आई डोंट थिंक कि वो एक उनकी जगह बनती है इस टीम में। पर ठीक है, इंग्लैंड देखते हैं क्या करता है चैंपियंस ट्रॉफी में, कितना खिलाता है उनको। और ब्रैडन कार्स अगर अवेलेबल है तो उनको प्लीज़ आप मैचेस दे दें, क्योंकि ये जो आपके पास आर्चर, साकिब महमूद और वुड हैं, इसके अलावा ब्रैडन कार्स बहुत अच्छे बॉलर हैं, और आपके पास बाकी बहुत अच्छे बॉलर्स नहीं हैं फास्ट बॉलिंग में। गस एटकिंसन को मैं उनसे नीचे मानूंगा एशियन कंडीशन से ब्रैडन कार्स है, तो वो एक चीज़ है। और कार्स ने पाकिस्तान में भी अच्छी बॉलिंग की थी, तो आप उनको अगर एशिया में लेके आए तो आप बैंक तो करेंगे, आप उनको सारे मैचेस दें। आपने एक मैच खिला के उनको बाहर किया, तो ठीक है, बहुत लंबा रैंट हो गया इंग्लैंड के ऊपर, की फाइट नहीं दी, पर ठीक है, अब बात करेंगे हम इंडिया के ऊपर। जो इंडिया की बैटिंग थी,
वहाँ पे सबसे बड़े स्टार बन के फिर से दिखे हमको एक ही प्लेयर, रोहित शर्मा, हमारे हिटमैन, हमारे अपने रोहित शर्मा, हमारे कैप्टन जो कि बहुत टाइम से फ्री हुए मतलब फॉर्म में नहीं थे। पर इस मैच में उन्होंने दिखाया कि क्यों उनका नाम, सॉरी मैंने 80 बॉल्स बोल दिया, उन्होंने 90 बॉल्स से 119 रन बनाए। तो रोहित शर्मा ने बहुत ही एकदम कातिलाना इनिंग्स खेली है। फर्स्ट बॉल से राइट फ्रॉम द फ्रंट स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। शुरुआत में एक चीज़ देखी कि उनका जो इनिंग्स की शुरुआत थी, वहाँ पे वहाँ पे एक चीज़ थी कि उन्होंने थोड़ा सा शायद एजेस दिए और वो लगा कि शायद थोड़ा सा टच मिसिंग है। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस उनको फिर से मिला, तो उसके बाद जो उनके शॉट्स गए फिर वो तो बिल्कुल बिल्कुल उसको दिखाया कि क्या फ्लैम्बॉयंट उनकी बैटिंग है। वो चीज़ बिल्कुल दिखी, कैसे जिस तरीके से पुल मार रहे थे, जिस तरीके से कवर्स के ऊपर से शॉट्स मारे, तो बिल्कुल दिखाया ब्यूटी को रोहित शर्मा ने अपनी कि देखो ये जो मेरी अदा है ये आप लोग भी देख लो, इसके फ़ैन हो जाओ। और साथ ही में जो अग्रेसिव इंटेंट उनका है बहुत ज़रूरी है इस पूरी इंडियन टीम के लिए। तो एक चीज़ जो कि मैंने अभी जस्ट जस्ट देखी है कि जेकब बेथेल आउट ऑफ टूर्नामेंट हो गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से भी वो बाहर हो चुके हैं। तो इंजरी कंसर्न की वजह से जेकब बेथेल आउट हुए थे। तो वो एक चीज़ है कि शायद मिस करेगी काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड की टीम उनको। और टॉम बेंटन को उनकी जगह पे कवर लेके आए हैं, उनका बैकअप लेके आए हैं। टॉम बेंटन ठीक है, पर जेकब बेथेल इज समथिंग एल्स, जो कि मुझे देख के दोनों को लगा। जैकब बेथेल के एक दो शॉट से मुझे बेन स्टोक्स की थोड़ी सी झलक दिखाई दी थी। तो मैं भी उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ ये फॉर द फ्यूचर एक प्लेयर है। लेफ्ट आर्म भी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, शायद 3-4 ओवर्स हियर एंड देयर आपको डाल के दे सकते थे, स्पेशली इन दीज कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान एंड दुबई, काम आ जाती वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए हैं, रूल आउट हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी से भी अब। तो एक कंसर्न रहेगा। टॉम बेंटन विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, वो आपको चीज़ करके नहीं दे सकते हैं जो जेकब बेथेल का रोल है। देखते हैं कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो उनको रिप्लेस करेंगे, ये चीज़ एक देखनी पड़ेगी। अभी के लिए तो वो कवर बन के आए हैं इंडिया में। हाँ, तो फिर से आते हैं हम रोहित शर्मा की ओर, हम लोग बात कर रहे थे। तो रोहित शर्मा और गिल ने स्टार्ट की इनिंग्स, और शुभमन गिल ने काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि स्लो खेला लुकिंग एट रोहित शर्मा। पर उनका स्ट्राइक रेट भी 115 का था पूरी इनिंग्स में, 132 का स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा का रहा। तो शुभमन गिल ने वो काम किया जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था, कि जब रोहित शर्मा मार रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा एकदम से जाके आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आप मैच को चला सकते हैं, आप बहुत अच्छे से वो काम करते हैं। अब बाबर आजम नहीं है कि आप एक साइड से खोखला किए जा रहे हैं टीम की डेप्थ को, या आप बॉल्स को ख़त्म किए जा रहे हैं, आप वैसे प्लेयर नहीं हैं। तो शुभमन गिल ने वो काम किया, काफ़ी हमको लगा कि धीरे खेल रहे हैं आप जब रोहित शर्मा के साथ में खेले वो, लेकिन उन्होंने 52 बॉल्स में 60 रन बनाए। काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स जैसे कि वो हमेशा लगते हैं उनके दिखे। अच्छे शॉट्स भी काफ़ी आए, अच्छे से इनिंग्स को चेंज भी किया, प्रोग्रेशन अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली एक यॉर्कर आई, बोल्ड हो गए, शायद थोड़ा सा स्लो रह गए नीचे आने में। ओवरटन ने उनको बोल्ड किया, तो ओवरटन ने भी 2 विकेट्स लिए इस मैच में। तो शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया। विराट कोहली 5 रन बना के आउट हुए अनफॉर्चुनेटली, और वेट करना पड़ेगा उनके इस स्लंप को ख़त्म होने के लिए हमको। पर विराट कोहली को फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत लेट हो गया है, शायद अब ज़रूरी है कि शेर आउट ज़रा अब फिर से फॉर्म में आओ, अब पुराना याद करो कि आप क्या हो। और 2023 वर्ल्ड कप की तरह से आपको फिर से यहाँ पे काम करके देना है कि रोहित शर्मा जब ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे दें, उनके साथ में खेलें या उनके बाद में खेलें, तो आपको एंड तक लेके जानी है इनिंग्स, ताकि बाकी जो प्लेयर्स हैं, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत खेलें या केएल राहुल खेलें, हार्दिक पांड्या खेलें, ये सब आपके साथ में आके स्ट्राइक कर सकते हैं और टीम को बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर तक लेके जा सकते हैं। तो विराट कोहली का रोल बहुत अहम है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, इस इंग्लैंड की सीरीज़ में भी, इवन थर्ड मैच में। तो आप प्लीज़ विराट कोहली जागिए, रन्स बनाइए, ये टीम की सबकी एक होप रहेगी, एक प्रेयर रहेगी कि आप रन्स बनाओ। श्रेयस अय्यर 44 रन्स बनाए उन्होंने, अच्छी इनिंग्स उनकी भी काफ़ी थी। जब वो आए तब 2 विकेट्स गिरे, उसके बाद उन्होंने अच्छा इनिंग्स को संभाला रोहित शर्मा के साथ में। श्रेयस अय्यर भी रन आउट हुए, शायद ज़रूरत नहीं थी उस रन की, थोड़ा सा ब्रेन फेड आप कह सकते हैं कि हो गया उस टाइम पे। उसमें अक्षर पटेल की कोई गलती नहीं थी, लेकिन रन आउट हुए। अक्षर पटेल की तारीफ जितनी करी है आप कम है, मैनेजमेंट की भी तारीफ जितनी करे कम है कि 5th नंबर पे उनको लगातार बैक कर रहे हैं अक्षर पटेल, 5 नंबर पे लगातार बैटिंग कर रहे हैं, अब 2 मैचेस से हमको दिख रहे हैं। और जिस तरीके की क्वालिटी वो दिखा रहे हैं बैटिंग में, वो बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ इनको 5 नंबर क्यों मिलना चाहिए था। लेफ्ट आर्म का एक एंगल, लेफ्ट आर्म का जो बैट्समैन है वो एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करते हैं, और दिमाग से खेलते हैं। ऐसा नहीं देखते हैं उनको हम आके कि अगर उनको फ्लोटर बना के भेजा है तो वो बस स्ट्राइक कर रहे हैं, या फिर जहाँ दिख रहा है कि कुछ कंडीशंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हुआ है, तो उसके बाद ऐसा नहीं दिख रहा है हमको कि बस विकेट फेंक के जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे मुझे खेलना है, सिंगल्स कहाँ निकालने हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और स्ट्राइक रोटेशन अच्छे से कर लेते हैं। केएल राहुल के साथ में एक चीज़ हमको दिखाई दी कि स्ट्राइक रोटेशन वो नहीं कर रहे हैं उतना बहुत टाइम से। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से उनको मैचेस भी उतने नंबर 5 पे नहीं मिले हैं। तो ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि वो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करें केएल राहुल।
वरना शायद हो सकता है थर्ड मैच में हमको ड्रॉप दिखें और चैंपियंस ट्रॉफी से भी हमको ड्रॉप दिखें। तो केएल राहुल भी आए, दर्शन उन्होंने बनाए, फिर से एक चांस था कि अच्छा खेलते, मैच को फिनिश करते। भले ही आप 25-30 रन बनाते नॉट आउट, लेकिन जाते, अच्छा होता आपके लिए, टीम के लिए, टीम कॉन्फिडेंट रहती आपको लेके। लेकिन केएल राहुल ने यहाँ पे मौका खोया और शायद बहुत कुछ नहीं था उस बॉल में, थोड़ी सी स्लो आई, लगा हाथ से लगा, जेमी ओटन की थोड़ी बॉल स्लो थी, लेकिन केएल राहुल ने उस पर एज लगवाया, कीपर ने कैच पकड़ा और वो आउट हो गए। अच्छा शॉट दिखा, पुल शॉट उनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हुए। अब देखना पड़ेगा कि क्या उनको टीम बैक भी करेगी, क्योंकि 2 मैचेस आपको मिले, नंबर 6 पर मिले, सही बात है, पर देखना होगा कि क्या होता है। बाकी जडेजा आए, उन्होंने मैच को फिनिश किया खूबसूरत 2 शॉट्स के साथ में। हार्दिक पांड्या भी आउट हुए 10 रन पे, जल्दी बहुत हड़बड़ी में आए थे कि मैच मुझे ख़त्म करके ही जाना है, वरना शायद पता नहीं क्या होता, लेकिन ठीक है, उनको टीम का रोल मिला होगा। लेकिन रविंद्र जडेजा और विराट कोहली दोनों ने बहुत बेहतरीन ऑन ड्राइव्स मारी, दोनों ने ही, और वो रहा काफ़ी ज़्यादा, एकदम कह सकते हैं आपकी, वो वन ऑफ दोज फ्यू शॉट्स मैच में जिसने आपको थोड़ा सा स्टक रखा टीवी के साथ में, मोबाइल के साथ में, कि आप चिपक गए एकदम से, फिर से आपने रिप्लेस देखे। तो विराट कोहली भले ही 5 रन बनाए, लेकिन जडेजा और उनका जो वो शॉट था, दोनों के शॉट काफ़ी देखा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बॉलिंग में देखते हैं, साकिब महमूद विकेट्स नहीं ले पाए, शायद बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं जो मुझे देख के लगा, न्यू बॉल से स्विंग उतनी अवेलेबल नहीं थी, सीम भी हो नहीं रही थी। गस एटकिंसन, मैं जो बोल रहा था पहले, बहुत ही महंगे साबित हुए, 7 ओवर 65 रन उन्होंने दिए हैं। आप अगर 9 के इकनॉमी से रन देंगे तो आप क्यों खेल रहे हैं टीम में? और इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ किया है ओडीआई फॉर्मेट में, या इंडिया में कह लें, एशियन कंडीशंस में कह लें, कि आपको लगातार खिलाए ये टीम, क्योंकि आपको फिर से लेके आई है ये टीम। क्यों लेके आई? अगर आर्चर इंजर्ड नहीं है तो क्यों लेके आई, मुझे समझ नहीं आया ये चीज़। और एटकिंसन वैसे तो ब्राइटन कार्स की जगह पे आए थे, तो कार्स को भी क्यों बाहर किया, ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया। होना चाहिए थे। मार्क वुड ने 80 ओवर 57 रन दिए हैं, पर मार्क वुड अगर न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करना सीख लें तो मार्क वुड बहुत डेडली हो सकते हैं, वरना एशियन कंडीशन से मार्क वुड की अच्छे से कुटाई लगेगी, और रोहित शर्मा से बैटर अगर खड़ा है तो वो आपको स्पेयर नहीं करेगा। जो आपकी पेस है, अगर आप उनको, जो कि शॉर्ट बॉल आप करते हैं, तो रोहित शर्मा से बैटर को वही चाहिए कि आप मुझे डालते रहिए, मैं दिन भर आपको यहाँ मारूंगा, मैं आउट भी नहीं होऊंगा। तो मार्क वुड थोड़ा सा काम कर लें, अच्छी बात होगी। आदिल रशीद, जो कि सरप्राइजिंगली इस मैच में थोड़े से इकोनॉमिकली ऑन दी हायर साइड रहे हैं, 10 ओवर में 78 रन उन्होंने दिए हैं, 1 विकेट लिया विराट कोहली का, 78 रन भी उन्होंने ज़्यादा दे दिए। पर आदिल रशीद को आप एक मैच के ऊपर बैश नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस पूरे स्पिन डिपार्टमेंट या ओवरऑल जो बॉलिंग डिपार्टमेंट इंग्लैंड का है, उसके किंग यही हैं, उसी को यही मैनेज कर रहे हैं। तो अच्छी बॉलिंग भी की है, पर चाहे कि टीम की ये इस तरीके से तो रन्स ना दें, अच्छी बॉलिंग करें। जिमी ओटन ने ठीक बॉलिंग की इस मैच में, लिविंगस्टन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, बहुत इंप्रेस किया उन्होंने। जो रूट को बहुत लेट लेकर आए, शायद उनसे पहले भी कुछ ओवर्स फेंकवाए जा सकते थे, थोड़े से लेट हो गए बटलर उनको लाने में। बहुत ज़्यादा आजकल कैप्टन सोचते हैं कि अगर 2 राइटीज़ खड़े हैं तो ऑफ स्पिनर को ना लेके आऊँ, 2 लेफ्टीज़ खड़े हैं तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को ना लेके आऊँ। पर पता नहीं ये सब कैलकुलेशंस और इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में सोचना क्यों होता है, क्योंकि एक अच्छा बॉलर हमेशा आउट करता है। रवि अश्विन के ऑलमोस्ट लेफ्टीज़ और राइटीज़ के बराबर विकेट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इवन वाइल प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, जहाँ पे आपको विकेट खरीदना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है, आपको ऑन करना पड़ता है विकेट। यहाँ पे लिमिटेड ओवर्स में तब भी आपको बैट्समैन मारने जाएंगे, आपको विकेट्स दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो रूट को आप ओवर्स नहीं करवा रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा बॉलिंग स्पिनिंग बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है, तो आपको करवाना चाहिए था बॉलिंग, ये एक चीज़ थी। लियोन लिविंगस्टन ने अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा लेट भी आया बॉलिंग करने, लेकिन काफ़ी उन्होंने दिल जीता होगा शायद बहुत सारे क्रिकेट फैंस का, वो एक चीज़ थी। तो आते हैं और चीज़ों के बारे में बात करना है, तो रोहित के रन्स को एक बार फिर से बात करते हैं कि कंडीशन ने सपोर्ट भी किया उनको। शुरुआत में थोड़ा सा रस्ती लगा कि शायद पूरे फुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस थी, थोड़ी सी ड्यू भी आई इन द लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स, तो हेल्प ज़रूर किया। विकेट ईजी था सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा कंपेरेटिवली फर्स्ट इनिंग से, तो काफ़ी अच्छा साइन है। हम जितनी बात करें कम है उनकी इनिंग्स के बारे में, जितनी बात करें हम इंडिया के चांसेस के बारे में चैंपियंस ट्रॉफी, उतनी कम है, क्योंकि इंडिया एज अ साइड बिल्कुल सबसे स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं उनको मान रहा हूँ कि अगर इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतता है तो शायद बहुत ज़्यादा खुद से निराश रहेगा, क्योंकि इससे बेटर टीम, या 1-2 चेंजेस की आप हमेशा बात कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर टीम ओवरऑल जो जो स्क्वाड है, आई डोंट थिंक कंडीशंस को देखते हुए इनसे अच्छा किसी का है, इनसे अच्छा टीम कॉम्बिनेशन कोई खिला रहा है। तो बिल्कुल इंडिया को ही बैक करना पड़ेगा खुद को कि जीतें लगातार, फिर से आप एक और ऐसी ट्रॉफी, जो आपने WTC ज़रूर मिस किया है, लेकिन अभी आप T20 वर्ल्ड कप जीत के आए, तो बिल्कुल आप बैक करिए खुद को, जीतिए लगातार, बिल्कुल एक होप रहेगी इंडियंस की। जो एक चीज़ दिखी रोहित शर्मा की इनिंग्स में, वो ये थी कि इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज इनिंग्स 47-48 बॉल्स जब उन्होंने खेली, थके हुए लगे बहुत ज़्यादा, शायद समझ में भी आया हमको
कि क्यों अग्रेसिव इंटेंट उन्होंने अख्तियार कर लिया है और क्यों ज़रूरी है कि वो तेज़ ही खेलें, क्योंकि शायद मान सकते हैं हम कि हम उनको 50 ओवर्स पूरे खेलते हुए नहीं देख पाएंगे अब, क्योंकि उनकी फिटनेस शायद उतना साथ नहीं दे रही है। वो अब नहीं कर सकते वो चीज़ कि वो स्पिनर्स आएँ तो सिंगल ले लें बहुत ज़्यादा। शायद आप नहीं देखेंगे उनको 100 बॉल्स 120 बॉल्स खेलते हुए अब उतना ज़्यादा। तो सही है वो जो टीम के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और जो टीम की यूज़फुलनेस है उसको, अपने आप की यूज़फुलनेस जो टीम में है वो उसको बढ़ाएंगे उस तरीके से कि शुरुआत में आएँ, काफ़ी तेज़ बैटिंग करें, रन्स बनाएं। और 60-70 रन्स अगर आप किसी मैच में बनाते हैं, 80 रन्स बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा साइन है। किसी दिन आपको लग रहा है कि कोलैप्स हो जाए तो उस टाइम पे आपको स्लो खेलना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जो इस तरीके से इंटेंट उनका है वो काम की चीज़ है इंडिया के लिए। और जितने भी उनके ईयर्स बाकी हैं, शायद हो सकता है आप 6 महीने 1 साल और ओडीआई क्रिकेट खेलें, तो उन सब चीज़ में रोहित शर्मा के रन्स ज़रूरी भी हैं। और उस चीज़ को इलोंगेट करने के लिए उनको ज़रूरी है कि वो तेज़ खेलें। साथ ही में जो डिस्मिस भी हुए, शायद लगा कि थोड़े से थक चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि ज़ोर से बैट घुमा दिया रिलेटिवली एक ऐसी बॉल पे जिसको कि वो बहुत ईज़िली छक्का मारते, बहुत निराश रहे होंगे खुद से। बाकी गिल की बात करते हैं, नंबर 1 रैंकिंग पे शुभमन गिल आए इस मैच के बाद में, बाबर आजम को डिथ्रोन किया फ्रॉम दैट फर्स्ट पोजीशन। और गिल की बात तो ठीक है, हम ओडीआई से बिल्कुल कर सकते हैं कि क्या उनका टैलेंट है, क्या उनकी टेक्निक है, क्या उनका तरीका रहता है, क्या स्ट्रेटेजी से वो खेलते हैं। नेक्स्ट बिग थिंग ओडीआईज में है, बिल्कुल हैं। 60 का एवरेज आ रहा है उनका, तो काफ़ी बड़ा प्लेयर है वो इस चीज़ में। लेकिन बाबर आजम जो कि अभी तक नंबर 1 पे थे इतने सालों में, तो क्या आईसीसी रात को चैन की नींद सो पाता है ये सोच के कि बाबर आजम को हमने 4-5 साल तक हमने नंबर 1 पे रखा हुआ है। मोहम्मद रिजवान T20 में नंबर 1 पे थे बहुत टाइम तक। तो क्या आईसीसी इन सब चीज़ों के बाद में सो पाता है चैन से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि आप रैंकिंग्स किस बेसिस पे बन रही हैं? अगर बस रन्स की बेसिस पे बन रही है, तो फिर T20 में तो आप फिर जो रूट को कह लेंगे कि नंबर 1 बैटर है वो, या फिर आप कह लेंगे कि शायद मार्टिन गप्टिल सबसे ऊपर बैटर है। तो ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना कि बस रन ज़्यादा हैं तो, या रोहित शर्मा को नंबर 1 बैटर आप रख देंगे। रैंकिंग से बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि टीम को कितना जिताया आपने। और बाबर आजम का रोल, रिजवान का रोल टीम को जिताने में कितना है, वो आई थिंक पाकिस्तानी तो खैर खून का घूंट पीते होंगे ये बात करने में, लेकिन हम लोग बेटर जानते हैं जब हम देखते हैं कि ये तो कभी मैचेस जिताते ही नहीं T20 स्पेशली। और अभी बाबर आजम नंबर 1 पे क्यों थे? हमेशा स्लो इनिंग्स उनकी आती थी, स्ट्राइक रेट के बहुत इश्यूज रहे हैं। तो आईसीसी को अपनी रैंकिंग्स में शायद विद टाइम सोचना पड़ेगा कि अब चेंज करें उस चीज़ को, कि बाबर आजम कैसे नंबर 1 पे थे। आप प्लीज़ समझाइए या तो हमको या तो खुद को कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वो एक चीज़ है। ओपनिंग पार्टनरशिप को देख के ये लगा शुरुआत में कि जैसे इनको किसी ने ये बताया कि 400 आपको चेज़ करना है, पर उतने रन्स नहीं थे रोहित, उतने रन्स नहीं थे गिल, आप थोड़ा सा स्लो और खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि क्यों हम मैच विनिंग टीम है, क्यों हम जीतने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, क्योंकि हमको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। हमको कंडीशंस दिखेगी, हम खेलेंगे जैसा हमको खेलना है, हमको तेज़ खेलना है, हम तेज़ खेलेंगे। तो वो दिख रही है फियरलेस अप्रोच इस पूरी टीम की, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्कुल लगा कि 400 के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में गिल आउट हुए, सैडली यॉर्कर पे बैट उनका नीचे नहीं आ पाया, वो आउट हुए। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, एक खूबसूरत ऑन ड्राइव उन्होंने मारी, चौका मारा, अच्छे दिखे। लेकिन एक चीज़ के बारे में मुझे उनकी टेक्निक के बारे में बात करनी है। वैसे तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ ये बात करने के लिए विराट कोहली की टेक्निक के बारे में, लेकिन अब क्योंकि क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हर एक चीज़ आपको शामिल करनी बहुत ज़रूरी है। तो विराट कोहली की एक चीज़ हो कि इस पर्टिकुलर मैच में ही भी और बीजीटी में भी हमको दिखाई दी है कि उनका ट्रिगर मूवमेंट एक हो रहा है। जब आप देखते हैं विराट कोहली को खेलते हुए, तो एक टाइम था 2014 का इंग्लैंड में, जहाँ पे उनको ऑफ स्टंप की समझ नहीं थी अपने। जब भी वो खेल रहे थे तो एक दो बार लीव करने में बोल्ड हुए, जो बताता है कि आपको पता नहीं है आपका ऑफ स्टंप कहाँ पे है। और उन्होंने एजेस भी बहुत ज़्यादा बाहर की बॉल्स को किया, जो भी आपको बता रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये बॉल शायद स्टंप पे आ जाएगी या एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, तो उन्होंने उस बॉल को खेला जो कि आउट हुआ। फिर उसके बाद 2018 में हम देखते हैं विराट कोहली को कंप्लीटली डिफरेंट, एकदम न्यू एवेटार में, और वहाँ पे उनको ये देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया इस चीज़ के ऊपर। इवन ऑस्ट्रेलिया का टूर जो 10 बाद इंग्लैंड के हुआ, वहाँ पे भी हमको एक चीज़ दिखाई दी कि उनको समझ आई कि उनका ऑफ स्टंप कहाँ है। उनका ट्रिगर मूवमेंट ऐड ज़रूर हुआ, लेकिन ट्रिगर मूवमेंट उनका बाहर नहीं हो रहा था, वो स्टंप्स में ही खड़े हुए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर मैच में और बीजीटी में हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वो ट्रिगर मूवमेंट करके बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के भी बाहर कभी कभी दिख रहा है कि वो आ रहे हैं। और उस दौरान क्या चीज़ हो रही है कि जो बॉल 6 या 7वें स्टंप की है, वो उनको मन में शायद ये लग रहा होगा कि ये बॉल कहीं ऐसा ना हो कि 5th स्टंप की हो या 4th स्टंप की हो, और थोड़ी सी अंदर आके या तो उनका एज ले जाए या फिर एलबीडब्ल्यू हो जाए या बोल्ड हो जाए। तो ऐसे में शायद उनको ट्रिगर मूवमेंट के ऊपर, अब भले ही कह लें कि 36 साल के विराट कोहली हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको आगे खेलना है, आपको इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चलिए इस इनिंग्स में आप आउट नहीं हुए, लेकिन टेस्ट में बहुत होप्स है आपसे अभी भी, और बीजीटी जो टीम ने सफ़र किया है उसमें आपका भी रोल है।
तो ऐसे में आपको इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप लेजेंड ऑफ द गेम हैं, आप गोट हैं, बिल्कुल, लेकिन आपको भी अभी भी काम करना पड़ेगा अगर आपको खेलना है आगे तो। तो ये चीज़ टेक्निक में जो चेंज है शायद पता नहीं बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट नहीं की हुई, लेकिन मैंने इस चीज़ को नोटिस पहले भी किया था, मुझे बात करनी थी, तो आज मैंने इस बारे में बात की। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो ट्रिगर मूवमेंट वो ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑफ स्तंभ के बाहर भी जा रहे हैं इवन। तो वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, जो 7वें स्तंभ की 6ठे स्तंभ की बॉल है, उसको वो एज कर दे रहे हैं। तो वहाँ पे वो जो बॉल्स को आराम से छोड़ सकते थे, या जो जिस बॉल को वो बहुत दूर की बॉल है, उसको वो ऐसे मान के चल रहे हैं, उनका मन उनको बता रहा है कि ये बॉल स्टंप पे पड़ जाएगी। तो उनको बॉल बहुत नेसेसरीली खेलनी पड़ रही है, इवन उनकी इनिंग्स के स्टार्ट में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि उनको काम करनी ही पड़ेगी। इस मैच में उनके एक शॉट में वो चीज़ दिखाई दी थी, सुंदर लगे थे, लेकिन ये प्रॉब्लम वहाँ पे दिख रही थी। साथ ही में श्रेयस अय्यर की एक और चीज़ दिखाई दी इस मैच में भी, जो कि फर्स्ट मैच में भी मैंने पॉइंट आउट किया ही था। इस मैच में भी पॉइंट आउट अब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रोसेस दिख रहा है। तो श्रेयस अय्यर का शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट जो प्ले था इस मैच में भी, बहुत स्टिल हेड रख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं शॉर्ट बॉल को खेलते हुए। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी पहले श्रेयस अय्यर को देखते हुए, जितने सालों उन्होंने क्रिकेट खेला इंडिया के लिए, तो वो यही थी कि जब भी शॉर्ट बॉल अटैक उनके अगेंस्ट हो रहा था, तो वो अपने हेड को गिरा रहे थे, या फिर कह लें कि बैट जब आप हेड को गिरा लेंगे, तो जो आपकी आंखें हैं वो बॉल को वॉच नहीं करेगी, और जब आंखें बॉल को वॉच नहीं करेगी तो आपका हाल वही हो जाएगा जो सुरेश रैना का एक टाइम पे हुआ करता था, या जो जो श्रेयस अय्यर का एक टाइम पे हो रहा था। तो श्रेयस अय्यर ने इस चीज़ पे काम बिल्कुल किया है, डोमेस्टिक काफ़ी खेला है। डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है ये श्रेयस अय्यर आपको बता रहे हैं। हर्षित राणा को भी समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आने वाले टाइम में वो भी खेलें तो अच्छी बात है। तो श्रेयस अय्यर ने काफ़ी अच्छा शॉर्ट बॉल अटैक दिखाया। इनिंग्स बहुत बड़ी नहीं थी, 44 रन्स की इनिंग्स थी 47 बॉल्स में, लेकिन शॉर्ट बॉल अटैक जो था वो वर्थ पॉइंटिंग आउट था कि यार ये चीज़ अगर आप करोगे तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए नंबर 4 पे आपसे अच्छा कंटेंडर कोई नहीं है, और चैंपियंस ट्रॉफी आप अपने बल पे भी जिता सकते हो। जो कंडीशंस दुबई की है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान, शायद बहुत ज़्यादा बॉलिंग लाइनअप नहीं कर पाएंगी, तो आपके पास बिल्कुल चांस है कि आप आएँ, आप ऐसे ही खेलें, फियरलेस खेलें, और आप बिल्कुल चैंपियन प्लेयर हैं। आपका एक लक लेके आ रहे हैं, एक चार्म लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी काम की चीज़ इंडिया के लिए है। साथ ही में फिर से केएल राहुल को हम देख रहे हैं फेल हुए इस मैच में भी। केएल राहुल के साथ में एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम कह सकते हैं कि रन्स क्यों नहीं आए, हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन है जो कि उन पर रेज होगा वो यही होगा, मैनेजमेंट के ऊपर रेज होगा, वो ये होगा कि आप केएल राहुल को बहुत अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। जो केएल राहुल के साथ में एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पहली बात तो आपकी असीमित है, अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर आप किसी बैटर को ओपनिंग करवाते हैं, तो उसको पता है कि मैं लग्जरी लेके थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ, एक रूल में फ़र्क आ जाता है। नंबर 3 का बैट्समैन भी वो चीज़ करता है, पावर प्ले में लेकिन स्ट्राइक करना होता है ओपनर को, तो वो एक फ़र्क नंबर 3 और ओपनर्स में आ जाता है कि आपको स्ट्राइक भी करना है बॉल आए तो। तो केएल राहुल को आपने पूरी ज़िंदगी उनकी ओपनिंग कराया पहले, उसके बाद आपने नंबर 4 पे ट्राई किया, नंबर 5 पे ट्राई किया, नंबर 5 पे उनको मैचेस दिए, और 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद में आपने उनको नंबर 5 पे नहीं खिलाया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आप अगर हर मैच में उनका नंबर चेंज करेंगे, नंबर 6 पे अभी 2 मैचेस उनको मिले ज़रूर हैं, लेकिन एसएल जो श्रीलंका में जो ओडीआईस थे वहाँ पे वो नहीं हुआ था। तो नंबर 6 पे आपने उनको मैचेस दिए हैं। अब अगर नेक्स्ट मैच में वो ड्रॉप होते हैं, तो ये केएल राहुल के साथ में बहुत इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि आप अगर किसी बैटर को खिलाना चाह रहे हैं, अगर आप उसको पोजीशन उसकी चेंज किए जा रहे हैं बार-बार, तो वो सेटल नहीं हो पाएगा। अब मैं ये कह लूँ कि केएल राहुल के पास में लाइसेंस मिल गया कि रन्स ना बनाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एज़ टीम मैनेजमेंट आपको बैक करना पड़ेगा उनको एक नंबर देने के साथ में, जैसे कि आपने हर एक प्लेयर को दिया हुआ है। आपने अगर अक्षय को नंबर 5 दिया है, तो आप उनको बैक करिए वहाँ पे। 2 मैचेस फेल होते हैं, तो आप ऐसे नहीं कि नीचे आ जाएँगे, नीचे ले लेंगे उनको कि नहीं आप नंबर 8 पे खेलो। उनको नंबर 5 पे मौका दीजिए, केएल राहुल को नंबर 6 पे मौका दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मौका दीजिए, खिलाइए उनको, और उनको यही बताइए कि आप टीम में रहने वाले हैं, आप खेलिए। और अगर उसके बाद वो 3, 4, 5 मैचेस के बाद में नहीं खेलते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो आप बिल्कुल उनको हटा सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा जो प्लेयर है, आप उसको बहुत टाइम तक आप नहीं बिठा सकते हैं बाहर, और वो जितना प्रेशर बना सकते हैं ऋषभ पंत बाहर बैठ के, क्योंकि ऐसा प्लेयर कोई भी टीम शायद बाहर बिठाना नहीं चाहेगी। तो वो एक चीज़ है, मैच विनिंग एबिलिटीज़ उनकी बिल्कुल हैं, तो वो चीज़ है जो कि बिल्कुल क्वेश्चन रहेगा मैनेजमेंट के ऊपर। साथ में केएल राहुल प्रॉपर कीपर भी नहीं है, कोई कैचेस ड्रॉप हुए, थोड़े से एरर्स हुए उनसे विकेट कीपिंग में भी, तो ऋषभ पंत के साथ में आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि नंबर 1 कीपर इन इंडिया हैं अभी वो। बैटर के तौर पे तो काफ़ी आगे हैं, पर कीपर भी वो नंबर 1 कीपर हैं अभी इस टाइम पे। जितेश शर्मा अच्छे कीपर हैं वो भी, लेकिन कीपिंग जब एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ऋषभ पंत आपके लिए फर्स्ट चॉइस हमेशा होंगे, प्रॉपर कीपर है। तो इस वजह से भी केएल राहुल क्वेश्चंस ना रेज होने दें, ये मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, और टीम मैनेजमेंट उनको बैक करे, 2 मैचेस के फेलियर पे उनको बाहर ना करें, ये रहेगा। तो साथ ही में आदिल रशीद की हाई इकनॉमी रही इस मैच में, जो कि इंग्लैंड के लिए काम नहीं करके गए, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट हमेशा यही करते हैं कि आपको लीड करना है, आपको आउट करना है बैटर्स को,
कोहली को उन्होंने अच्छी ब्यूटीफुल बॉल से आउट किया। काफ़ी अच्छी थोड़ी सी स्लोअर साइड पे बॉल थी, थोड़ा सा लूपी बॉल डाली, विराट कोहली गए उस शॉट को मारने, एज कर गए, पता नहीं चल पाया उनको। तो ये एक चीज़ थी। साथ ही में एटकिंसन जो खेले हैं इस मैच में, एटकिंसन के ऊपर काफ़ी बात मैंने वैसे तो पहले की है, लेकिन यही चीज़ है कि अगर आप एशियन कंडीशंस में उनको लेके आते हैं तो वो आपके न्यू बॉल बॉलर नहीं हो सकते हैं, वो शायद आपकी स्क्वाड में नहीं खेल सकते हैं। अगर आपके पास में आर्चर हैं, वुड हैं, साकिब महमूद है बैडन कार से, तो गस एटकिंसन आपको नहीं खिलाने चाहिए स्क्वाड में, 11 में नहीं खेलना चाहिए वो। आप स्क्वाड में ले आइए पर उनको बिठाइए, उनको बताइए कि देखो ऐसा दिखता है इंडिया, आप नहीं खिलाइए उनको। तो फिर से खिलाया उनको। लिविंगस्टन की बॉलिंग बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन इंग्लैंड के लिए थी। और हर एक चीज़ के बारे में बात करते हुए कुछ ज़्यादा बोल चुका हूँ, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन क्योंकि क्रिकेट की बात होती है तो चीज़ें आती हैं, बोलते जाते हैं, तो वो एक चीज़ होती है। इंडिया का कोलैप्स भी हुआ। इंडिया ने पूरी कोशिश की कि देखो इंग्लैंड आप हमको फाइट नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, हम फाइट दे देंगे। कुछ तो ऐसे भी हार्दिक पांड्या बहुत जल्दी में आए थे कि मुझे मैच को ख़त्म करना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या होगा। तो बहुत जल्दी से दिखे हमको कि मैच ख़त्म करने आए हैं। थोड़ा शायद टाइम ले सकते थे जो उन्होंने नहीं लिया, आउट हुए। कोई बात नहीं, इंडिया मैच जीत गई। लेकिन कोलैप्स बिल्कुल शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा इंडियन टीम मैनेजमेंट में कि इतनी अच्छी हालत में जिसमें रोहित शर्मा आपको छोड़ के गए थे, उसके बाद श्रेयस अय्यर का रन आउट हुए हैं, वो पंड्या आउट हुए हैं, के राहुल आउट हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? ये नहीं होना चाहिए था। तो वही चीज़ थी, इंडिया ने कोशिश की। बाकी ठीक है, ऑल इन ऑल अच्छा मैच था क्रिकेट के लिए। अच्छी इनिंग्स रोहित शर्मा की, बैक इन फॉर्म। कोहली के कंसर्न्स अभी भी हैं, गिल अच्छे दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर अच्छे दिख रहे हैं। राहुल का क्वेश्चन रहेगा, हार्दिक पांड्या आप हमेशा बैंक करते हैं कि मैच विनर प्लेयर हैं, रहने चाहिए स्क्वाड में। अक्षर पटेल गुड एडिशन एट नंबर 5। जडेजा अपनी बॉलिंग से, उनके बारे में हम बहुत बात नहीं कर पाए सैडली। मैं बात करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर की उतनी। तो जडेजा जो बॉलर हैं, उन्होंने शायद एक वो भी दिया, एक इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक खेल के उनको कितनी हेल्प हुई, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेला, उसमें 30 ओवर्स उन्होंने फेंके, फाइफर भी लिया उन्होंने शायद दोनों इनिंग्स में। ऋषभ पंत भी वो मैच खेले थे। तो वो जो चीज़ थी उनको काफ़ी हेल्प करके गई कि उनका रिदम डिस्टर्ब नहीं हुआ। और यूजुअली एक फिंगर स्पिनर के लिए लाइन लेंथ का जो रोल होता है वो उतना ही होता है जितना कि एक न्यू बॉल बॉलर का होता है, कि आपको आपकी लाइन और लेंथ पे स्टिक करना है। तो वहाँ पे जडेजा वो चीज़ हमेशा अच्छे से करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं कि आप उनको रन्स नहीं मार पा रहे हैं। इतने तेज़ वो होते हैं, आप उनको पीछे हट के नहीं मार सकते हैं। आप अगर आगे जाते हैं तो भी उनकी बॉल पैड पे बहुत तेज़ पड़ती है, आगे आप उनको बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो लिमिट कर देते हैं एज अ बैटर आपकी जो टेक्निक है उसको। शायद आपको बहुत ज़्यादा देखना होगा कि बस सिंगल लेके इनको नेगोशिएट कर लूँ मैं, ना इन पे स्ट्राइक करूँ। तो जडेजा काफ़ी हद तक अच्छा काम करे। मैं तो सीरीज़ के एक अच्छे कंटेंडर हैं, अच्छे विकेट्स इस मैच में ले चुके हैं। तो लेट्स होप जडेजा ऐसे ही करते चलें। और चैंपियंस ट्रॉफी में मैं तो उनको इनिशियली नहीं रख रहा था कि 11 में खेलेंगे, लेकिन अब उनका परफॉर्मेंस देखते हुए लग रहा है कि उनको खिलाना ही पड़ेगा टीम को। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, नंबर 8 पे अच्छे बैटर भी हैं, तो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा साइन इंडिया के लिए है। साथ ही में और भी न्यूज़ आई है क्रिकेट टीम हमारी, अगर इंडिया टीम की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो जसप्रीत बुमराह की न्यूज़ आई है कि वो धीरे धीरे फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अचीव कर लेंगे शायद उस फिटनेस को। ये होप है इंडियन टीम मैनेजमेंट को भी और ओवरऑल सेलेक्टर्स को भी कि क्या बुमराह आ पाएंगे। तो चीज़ ये थी कि शायद वो कल से या आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना जो लोड है उसको फिर से एनहांस करेंगे, लोड बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और धीरे धीरे फुल बॉलिंग फिटनेस अचीव करने की कोशिश करेंगे। और 11 फेब जो कि लास्ट डेट है, जो कि आज ही है। अब हमको देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बुमराह हमारे स्क्वाड के लिए। मतलब हम जितनी बात करें कम है उस चीज़ के लिए। तो क्या हम उनको भेज पाएंगे इस टूर्नामेंट में, इस क्वेश्चन का आंसर हमको आज मिल जाएगा, क्योंकि 12 फेब जो था वो लास्ट डेडलाइन वाली डेट थी, कट ऑफ डेट थी कि आज आपको स्क्वाड देना ही है। फाइनल स्क्वाड जो देना है वो आज देना है आपको। 11 फेब या 12 फेब शायद डेट थी, दो में से एक था। तो 1-2 दिन अगर हैं टीम के पास तो उनको डिसाइड करना है। और लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि बुमराह अच्छा करें और बिल्कुल आएँ। और जब बुमराह खेलते हैं तो बाकी सब बैटर्स जो होते हैं वो सिर्फ दर्शक ही बन जाते हैं, क्योंकि फिर बुमराह का क्लास अपनी जगह पे होता है। साथ ही में एक चीज़ ये भी है कि बुमराह जब दुबई में खेलेंगे तो दुबई बहुत इंजरी प्रोन जगह है, क्योंकि आप जब एज अ पेसर वहाँ पे खेलते हैं आपको बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती है एज अ बॉलर। तो ऐसे में क्या बुमराह अगर फिट होकर जाते हैं या थोड़े से भी रस्ती लगते हैं तो क्या वो और ज़्यादा बुरी इंजरी लेके आ सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन रहेगा। तो लेट्स होप कि बुमराह फिट हों पूरी तरीके से, तभी वो खेलें। थोड़ा सा प्रैक्टिस मिल जाए तभी खेलें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि शायद वो स्क्वाड में तो जाएंगे ही, जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं शायद स्क्वाड में जाए ही। और हर्षित राणा जो कि डेवलप हुए हैं अभी रिसेंटली इंडियन टीम के पास में मैचेस खेल के साथ में रह के,
तो चांसेस हैं कि एक बार अगर इंजरी के कंसर्न्स उस टाइम पे कुछ आते हैं मैचेस के पहले, 19 से पहले, 20 के पहले, 23 के पहले, तो उस टाइम पे टेक्निकल कमेटी से आईसीसी की बोल के आप चेंज कर सकते हैं कि बुमराह इंजर्ड है, हमको चेंज करना पड़ेगा विद हर्षित राणा। तो वो चीज़ विदाउट टेक्निकल कमेटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मतलब आईसीसी से आपको ज़रूरी है कि आप उनको बताएं और उनका कंसेंट आ जाए कि हाँ बिल्कुल आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि इंडियन टीम उस चीज़ में क्या करती है। पर मुझे लगता है कि बुमराह के साथ में जाएगी टीम। दिख रहा होगा अगर कि हाँ ये काम करके फिर से फिटनेस को अचीव कर सकते हैं आने वाले 7-8 दिन में, या मे बी 10-15 दिन में भी, कि अगर पहले कुछ मैचेस मिस भी कर रहे हैं, 1-2 मैचेस मिस भी कर रहे हैं, तो जब तक आपको अर्शदीप का एक क्वेश्चन है कि आप उनको खिला सकते हैं। पर उसके बाद जब बुमराह फिट है तो फिर आप किसी को भी नहीं डालेंगे, बुमराह सबसे पहले फर्स्ट चॉइस प्लेयर है। साथ ही में स्टीव स्मिथ के फॉर्म की बात करेंगे कि लगातार काफ़ी टाइम से रन्स बनाए हैं बीजीटी में, जो कि बहुत इजी नहीं थी फॉर बैटर्स। उसमें 200 उनके आए, बिग बैश में अच्छे रन्स बना के आए हैं। अभी श्रीलंका में जो कहर उन्होंने ढा दिया है, एज अ कैप्टन भी अच्छा खेल रहे हैं, टीम को जिता भी रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ जो कि बता रहे हैं खुद को कि देखो मैं क्यों टेस्ट बैटर में नंबर 1 हूँ और क्यों मैं ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में अपना एवरेज लेके आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार एवरेज लेके आ रहा हूँ, जो कि लेट 50s में है। तो काफ़ी अच्छे साइंस है इंडियन क्रिकेट तो नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, कि स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर खेल रहा है। वी आर लकी टू बी इन दैट एरा। तो स्टीव स्मिथ हम उम्मीद करेंगे कि टेस्ट में ऐसी रन्स बनाए, सचिन का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, बस एज उनकी साइड पे भी वैसे उतनी नहीं है, लेकिन अच्छा खेलें स्टीव स्मिथ, लेट्स होप, ताकि ओवरऑल ग्लोबल क्रिकेट के लिए चीज़ अच्छी रहे। तो बातें और भी हैं, आने वाले वीडियोस में भी लेके आ रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कैसे रहा फर्स्ट ओडीआई, कैसे श्रीलंका जैसे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच रहा। रचिन रविंद्रा इंजर्ड हुए, वो काफ़ी एक बुरा साइन है, क्योंकि आप किसी भी टीम में हो, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी इंजरी किसी को हो कि बॉल सीधे आकर आपकी आंखों पर या सिर पर पड़ जाए। तो रविंद्रा काफ़ी बुरा लगा देख के कि ब्लीडिंग उनको लगातार हो रही थी। फ्लैम्बॉयंट प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं, बिल्कुल आप उनको रखते हैं कि यंग प्रोडिजीज़ हैं जो कि आने वाले टाइम में नाम बनाएंगे क्रिकेट में, अपना क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो ऐसे में बुरा लगा देखकर, लेट्स होप कि वो रिकवर जल्दी कर पाएँ, चैंपियंस ट्रॉफी में आएँ, खेलें, ऐड करें कंपटीशन को स्क्वाड में और खेलें। तो आई जस्ट होप कि वो जल्दी रिकवर कर पाएँ। बाकी 2 वीडियोज़ 3 वीडियोज़ अभी और हमको बात करनी है कि न्यूजीलैंड और इनकी जो ट्राई सीरीज चल रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए, कैसे मैचेस हुए, क्या चीज़ें थी वहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जुड़ेंगे आपसे थर्ड ओडीआईज़ में, जो कि खेला जाएगा अहमदाबाद में 12 फेब को। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में भी मुझे आज ही वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि कल मैच है। तो लेट्स होप कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, और आई विल प्रे कि आप सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई भी इंसान, कोई भी यूट्यूब पे अगर आता है तो शायद ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मुझे आपका चाहिए बहुत सारा सपोर्ट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स अब थोड़े से बढ़ जाएँ, तो मैं लाइव आ पाऊँ, आप लोग से बात कर पाऊँ, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें आप लोग को भी करनी हो, मैं वो भी सुन पाऊँ, सिर्फ बोलूँ ना आकर, क्योंकि लिसनर होना भी इम्पोर्टेंट है। और वन साइडेड चीज़ बस होती रहेगी तो शायद आप लोग को मज़ा नहीं आएगा, मुझे ही शायद मज़ा आएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो कीप सपोर्टिंग, मैं आऊँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।